नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमने खबरें दिखाई थी 3-4 दिन से, उन खबरों पर मुहर भी लग गया है। हमने आपको बताया था कि सुनील सिंह, मोहम्मद फारूक और रामबली चंद्रवंशी सबसे आगे चल रहे हैं एमएलसी की रेस में राजद की तरफ से। अब इसके लिए, अब इस जो सत्यापन हुआ है हमारी खबर का, इसके लिए आप हमें भी बधाई दे सकते हैं और हमारे सूत्रों को भी। अब सूत्रों के आधार की बात कर रहे हैं तो एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको कांग्रेस से प्रत्याशियों का नाम हमने बताया था। हमने बताया था कैसे एक अनार 100 बीमार की बात बताई थी, और उसके बाद हमने बताया था कि अंततः कुछ नाम बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, लेकिन पीछे अब सच्चाई यही है कि कांग्रेस ने अब तक 3501 रिज्यूम भेजे हैं एमएलसी के लिए। एक पद के लिए 3500 लोगों का नामांकन यहाँ से गया है। उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं हाई कमान के सामने भी एक बड़ी हाई समस्या हो गई है। लेकिन जो नाम ऑलमोस्ट तय लग रहे हैं, जिनमें से ही चुना जाना था, उन नामों को हमने आपको बताया था। 10 नाम ऐसे थे, जिनमें से 4 नाम ऐसे थे जो बिल्कुल कंफर्म लग रहे थे, इन्हीं में से ठोक पीट कर कहीं ना कहीं एक एमएलसी बनेगा। हमने बताया था आपको कि चंदन यादव, कौकब कादरी और एक और नाम जो कल सडनली सामने आया था वो है बिहार कांग्रेस के युवा के अध्यक्ष गुंजन पटेल का। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इनमें से किसी को भी एमएलसी नहीं मिल सकता है। इन तीनों का जो रेस है वो यहीं समाप्त हो गया है और 2 नाम तेजी से उभर कर आज सामने आए हैं और इन दोनों नाम पर मंथन जबरदस्त चल रहा है कांग्रेस हाईकमान अकबर रोड में। और अभी से 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, नाम सामने आ जाएंगे। हमें उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर में आपको नाम समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आप चिंतित हो रहे होंगे कि ये दोनों नाम कौन है। तो भैया, हमारे सूत्रों पर अगर आपको विश्वास है, जो कि अब होना चाहिए, तो हम बता देते हैं कि ये दोनों नाम कौन है। ये पहला नाम आपको चौंकाएगा नहीं, क्योंकि खानदानी कांग्रेसी हैं। पिता इनके बक्सर से कई बार सांसद रह चुके हैं। ये खुद राजीव गांधी की कोर कमेटी में बहुत दिनों तक काम किए हैं। इस देश में महत्वपूर्ण विभाग यानी केंद्रीय मंत्रालय संभाला था इनके पिताजी ने। बिहार के जाने माने चेहरों में से एक है के तिवारी के पुत्र और अधिवक्ता तथागत हर्षवर्धन। सुप्रीम कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिहार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बक्सर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और आपको मैंने कल परसों एक लिस्ट बताई थी कांग्रेस की, जो अशोक चौधरी पीड़ित संघ, उसमें से एक ये भी हैं। अशोक चौधरी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस व्यक्ति को भी बक्सर से चुनाव नहीं लड़ाया। और चुनाव किसे लड़ाया? मुन्ना तिवारी को, जो कि अब स्पष्ट हो गया है कि अशोक चौधरी के पीछे पीछे जदयू में जा रहे हैं और जदयू या भाजपा के कोटे से चुनाव लड़ेंगे। तो भैया, कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने अपनी महत्वाकांक्षाएं तो पूरी कर ली और उसके लिए कांग्रेस को इस्तेमाल किया। लेकिन जो लोग वहां फंसे रह गए अशोक चौधरी द्वारा पीड़ित, उनको अब पार्टी रिवार्ड करेगी। ऐसे लोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो कौकब कादरी, जो कि पीड़ित हैं, उनको भी बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। उसके बाद एमएलसी किसको बनाया गया? तो एमएलसी बनाया गया प्रेमचंद मिश्रा को, जो कि अशोक चौधरी के एंटी गैंग के थे और उन्होंने आश्रम छोड़ तक दिया था। सदाकत आश्रम जो मुख्यालय है, उससे काफी दिनों तक अशोक चौधरी के रिजिम में उन्होंने आना जाना तक छोड़ दिया था। उसके बाद जय मिश्र का नाम आया था, लेकिन ये भी नाम कहीं ना कहीं धीरे फिसल गया पीछे। चंदन यादव का नाम आता है, ये भी अशोक चौधरी पीड़ित संघ में से ही आते हैं और इन्हें भी कहीं ना कहीं, हालांकि इनकी जिम्मेवारियां बहुत सारी, छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया हुआ है। आने वाले लोकसभा में शायद चुनाव भी लड़ेंगे अगला, या विधानसभा, ये लग रहा है। तैयारी शायद परबत्ता से कर रहे हैं, जहां तक हमें खबर मिली है। तो इनका भी नाम पीछे हट रहा है। कौकब कादरी का नाम इसलिए सामने नहीं आ रहा है क्योंकि कौकब कादरी ने एक समय था जब पार्टी काफी एक्टिव थे, लेकिन जैसे ही टिकट इनका कटा था, ये पार्टी से थोड़ी दूरी बना चुके थे और इन्हें अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो एक व्यक्ति को एक पद मिला हुआ है तो दूसरा पद मिलना संभव नहीं है। हाँ, गुंजन पटेल का नाम जरूर सामने से तेजी से आ रहा था, लेकिन गुंजन पटेल के बारे में भी खबर आई कि वो दीघा से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा, और पार्टी उन्हें दीघा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर ये सीट आती है महागठबंधन यानी कांग्रेस के कोटे में, तो ये चुनाव वहां से लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि तथागत हर्षवर्धन, जो कि अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगातार बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बक्सर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बक्सर सदर से 2015 में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अशोक चौधरी ने इन्हें कहीं ना कहीं झटका दे दिया और मुन्ना तिवारी को समय टिकट दिया था। अब जब ये बातें साबित हो गई हैं कि अशोक चौधरी के संपर्क में कई विधायक कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी चाहेगी कि डैमेज कंट्रोल करे और वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मौका देगी। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा, यहां इतना ही नहीं है। तथागत हसन का नाम इसलिए भी आगे आ रहा है क्योंकि एक बड़ा जो धड़ा है वो कांग्रेस का, वो विश्वास रखता है कि एक सर्वोपरि ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं समूह है और दूसरा मैथिल ब्राह्मणों का समूह है। अगर
अध्यक्ष बनाकर मदन मोहन झा को मैथिल ब्राह्मणों को सम्मानित किया, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब आवश्यकता है कि इस तरफ के जो ब्राह्मण है भोजपुर से लेकर बक्सर तक, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि मूलतः जो वोट कांग्रेस का है, वोट बैंक का है, ये जो कहिए स्लीपर सेल, ये यही लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं उस जगह पर वोटर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। और ये बातें साबित भी करती हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इतने इस परिस्थिति में भी अगर बक्सर सदर चुनाव जीत जाती है, वहां से मुन्ना तिवारी जीत कर आते हैं, और इस बार उन्हें टक्कर देना पड़ेगा कांग्रेस को खुद ही, यानी कि जिस व्यक्ति को 2015 में जिताकर कांग्रेस लाई थी, अब उसी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए भी कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन तथागत हर्षवर्धन का नाम दो कारणों से सबसे आगे चल रहा है। एक तो कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरह से काम किया है उसको भी लेकर काफी खुश है, हालांकि मानो पर इनका उठना बैठना भी राहुल गांधी के साथ होता है। और बीच में खबर यह आई थी कि जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष बने थे मदन मोहन झा, उसमें भी ब्राह्मणों का एक अच्छा खासा समूह वहां ऊपर काम कर रहा था, जो उनको लगातार सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब आप जमीन पर उतर रहे हैं और जोड़ घटाव करते हैं, गुना भाग करते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैथिल ब्राह्मणों का जो समूह है वो कांग्रेस में बहुत हावी है, और उसको कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करने के लिए कांग्रेस एक ऐसा प्रयास कर सकती है कि शाहाबाद से एक नया चेहरा उठाकर रखे और सभी ब्राह्मणों के बीच में एक सामंजस्य बन जाए और बराबर रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। यह नाम आपको चौंका देगा, यह नाम आपको इसलिए भी चौंकाएगा क्योंकि यह व्यक्ति कांग्रेस से है ही नहीं। तो कांग्रेस से तो बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। कई लोग तो राजद में नहीं थे, लेकिन राजद ने रिप्रेजेंट किया उनको। लेकिन अब क्या सेटिंग है ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं नाम बता दूं आपको कि इस व्यक्ति का नाम है माधव आनंद। कांग्रेस को छोड़िए और रालोसपा की तरफ बढ़िए। रालोसपा के नंबर 2 है। अब तक जितना भी कार्यक्रम या जितना भी विरोध प्रदर्शन जो किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, उन सभी को इन्होंने डिजाइन किया है। एक बड़े अर्थशास्त्री है, आपने हमारे चैनल पर भी कई बार उनको इंटरव्यू देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा की तैयारी कर रहे थे मोतिहारी से। आपको पता होगा कि नागमणि कुशवाहा, भगवान कुशवाहा, प्रदीप मिश्र, इन तीनों ने पार्टी छोड़ी थी रालोसपा की, और ये आरोप लगाया था कि 10 करोड़ रुपए में डील किया है माधव आनंद ने मोतिहारी की सीट। लेकिन अंतिम समय में आपको याद होगा कि मोतिहारी की सीट ऑलमोस्ट कंफर्म माधव आनंद की थी, लेकिन वो चुनाव वहां से नहीं लड़े। वहां से चुनाव कौन लड़ा था याद कीजिए, वहां से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह। आकाश सिंह वहां से चुनाव लड़े थे, और अंदर की खबरें तो बहुत सारी हैं कि आकाश सिंह को राजनीतिक लॉन्च किया गया था, लेकिन खैर नहीं टिक पाए, वहां से चुनाव वो हार गए। राधा मोहन सिंह वहां से चुनाव जीते हैं और वहां से जीत भी रहे थे पहले से भी। तो इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं आकाश सिंह नहीं टिके और इनके हारने की वजह से वो सीट भी निकल गई हाथ से। लेकिन बड़ा घाटा किसको हुआ? बड़ा घाटा माधव आनंद और रालोसपा को हुआ। रालोसपा की सीट थी, लेकिन चुनाव कौन लड़ा? कांग्रेस का प्रत्याशी। और ऐसी परिस्थिति में हर जगह होता है कि अगर आप 5 किलो का बटखारा इधर रखिएगा तो 5 किलो इधर भी रखिएगा ना सामान। वही अब कहीं ना कहीं कांग्रेस से मांग कर रही है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले जब राज्यसभा की सीट की बात आई थी तो शक्ति सिंह गोहिल ने एक लेटर लिखा था तेजस्वी यादव को, और उन्होंने लेटर लिख के लिखा था कि आपने प्रॉमिस किया था कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस के कोटे में जाएगी। तब भी माधव आनंद का नाम आ रहा था। यहां तक ये भी खबरें आई थी कि रालोसपा और कांग्रेस का विलय हो जाएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि रालोसपा कांग्रेस का विलय कभी भी हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्टेबल सिचुएशन में बनेगी, और वो फिलहाल आज बनती नजर आ रही है। अगर आज तथागत हर्षवर्धन का नाम आता है तो समझ लीजिए कि रालोसपा और कांग्रेस का विलय नहीं होगा। लेकिन यदि अगर माधव आनंद का नाम सामने आ जाता है तो आप निश्चिंत रहिए कि आने वाले समय में कांग्रेस के टिकट पर रालोसपा के कई नेता चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि मोतिहारी की जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे माधव आनंद, वो सीट उन्होंने आकाश सिंह को दे दी थी, और अब उसका बदला कहीं ना कहीं चुकाने की बात कांग्रेस की आ रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। माधव आनंद भी कल पटना आए थे, लेकिन रात में ही दिल्ली चले गए थे, और ये बातें साबित कर रही हैं, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उस तरफ आपको भी नजर रखनी चाहिए कि अब से 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर में ये बातें स्पष्ट होने वाली हैं। इसलिए क्या, हमारी खबर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कहां मिलेगा आपको सब खबर? अंदर का इतना सारा खबर ला के देना हम लोग। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।